गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलोजन व्युत्पन्न इसके अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। और एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और इनके अंतर्गत हमने एक रिएक्शन पहले ये पढ़ ली थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ। देखो मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगली जो रिएक्शन है वो इससे संबंधित है, रिलेटेड है, इसलिए मैं एक बार इसको शॉर्ट में वापस रिपीट कर रहा हूं। तो हमने पढ़ा था RX प्लस KCl और RCl प्लस KX, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, ठीक है। और इसके लिए हमने ये भी पढ़ लिया कि पोटेशियम साइनाइड से जो एल्किल साइनाइड बना है, जो हमने कल मेथिल साइनाइड का जल अपघटन और अपचयन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया के लिए बता दिया भाई ये अभिक्रिया है, अगर हमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ानी हो तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरी रिएक्शन है आज के लिए, वो है सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है। अब पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, तो इसमें क्या होगा, RX ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड प्लस AgC ट्रिपल बॉन्ड N सिल्वर साइनाइड। जब यह अभिक्रिया करता है एल्किल हैलाइड AgCN के साथ में, तो बनता क्या है, RNC प्लस AgX, ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। अब हम देखते हैं कि पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर एल्किल हैलाइड क्रिया करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C2H5Br प्लस AgC ट्रिपल बॉन्ड N सिल्वर साइनाइड, और इससे बन जाएगा C2H5NC प्लस AgBr। यह है इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। और इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आइसोसाइनाइड बना है किसके द्वारा, AgCN के द्वारा, किसके साथ अभिक्रिया से, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया से, और इसमें बन गया साइनाइड। अब इसका कारण, जैसे मैंने ये चैप्टर शुरू करते ही बताया था, CN है, CN ये होता है उभयदंती नाभिक स्नेही, ठीक है। और उभयदंती नाभिक स्नेही है, इसका मतलब है कि नाभिक स्नेही के अंदर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कार्बोकेटाइन को, तो इसमें कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक समय में कोई एक परमाणु ही दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, लेकिन यदि दो हो गए नाभिक स्नेही के अंदर, लेकिन दोनों में से एक समय में सिर्फ एक परमाणु ही कोई दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तब हम उसको कहते हैं
उभयदंती। अगर ये दोनों ही दे सकते हैं तो ये तो फिर हो जाएगा द्विदंती, लेकिन ऐसा नहीं है। CN है, आपको जैसे मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था कि इसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N एक नेगेटिव चार्ज ये होता है। इस स्थिति में क्या होता है, C इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और एक होता है N ट्रिपल बॉन्ड C और इसमें देता है N। ठीक है, तो अगर N देगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, अगर C देगा तो साइनाइड बनेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था इसकी अनुनादी संरचनाओं के अंतर्गत। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर ये हमें दो चीजें आ रही है, KCN और AgCN, ये दोनों यौगिक, इनकी प्रकृति कैसी रहेगी। अब ध्यान देना, जैसे KCN है, ये होता है आयनिक यौगिक। देखो नाम से ही पता है, तो इसमें ये रहेगा आयनिक, अर्थात ऐसा यौगिक जो आयनों से मिलकर बना हुआ है, तो टूटेगा भी किसमें, आयनों में टूटेगा। तो आयनिक यौगिक होगा तो इसमें ये तो क्या बन जाएगा K+ और ये बन जाएगा Cn- बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर पोटेशियम पर जो चार्ज है धनावेश है और Cn पर C पर ऋणावेश है, तो इस कार्बन से जो जुड़ेगा ना वो C जुड़ेगा, C इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ठीक है, और उस स्थिति में एल्किल साइनाइड बनेगा। अब इसमें क्या रहेगा, सिल्वर साइनाइड के अंदर यह होता है सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो फिर आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक जब क्रिया करते हैं तो फर्क क्या रहेगा। अब फर्क में ये देखना कि आयनिक यौगिक में हमने K और C इसके बीच के बंध को तोड़ा था, ये आयनों में टूट गया, तो C ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, कार्बोकेटाइन को, जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको दिया। ठीक है, अब AgCN में ये जो बंध है उसमें सहसंयोजक गुण है, किसके, Ag और C के बीच में, और सहसंयोजक गुण होने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा। सहसंयोजक बंध होने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन देना है इसको तो ये दे नहीं सकता, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर रहेगा। तो पूरे यौगिक में से अब क्या होगा, जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन रहेगा या उस पर आक्रमण करने वाला कौन रहेगा, N परमाणु का आक्रमण होगा। क्यों, N पर लोन पेयर है और नाभिक स्नेही के अंदर यही बताया था हमने कि या तो नाभिक स्नेही पर ऋणावेश होना चाहिए, जैसा कि हमने Cn पर C पर ऋणावेश लिखा है, ये नाभिक स्नेही है, और यह होना चाहिए अगर यौगिक है उसके पास में क्या रहना चाहिए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहना चाहिए। तो ये दोनों है, तो यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास में है, N के पास में है, तो N क्या करेगा, कार्बोकेटाइन पर आक्रमण कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और उस कारण से क्या होगा कि N जुड़ेगा, तो यहाँ पर हमने N जोड़ दिया, और जैसे जुड़ेगा N तो फिर क्या करेगा, कार्बन है ये sp2 संकरित, sp संकरित है, तो ये Ag के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, नाइट्रोजन भी खींचेगा, नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अधिक विद्युत ऋणता को ये भी खींचेगा, तब क्या होगा, Ag का निष्कासन हो जाएगा और बन जाएगा क्या, AgBr। ये निकलेगा बाद में, इसके आक्रमण होने के बाद में Ag परमाणु Ag+ आयन के रूप में निकलेगा और फिर वो जुड़ जाएगा किससे, Br से, और क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से ये एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है दोनों के लिए कि एल्किल हैलाइड है, KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, कारण लिखिए। तो हमें क्या उत्तर लिखना है कि KCN है वो एक आयनिक यौगिक है जो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है
तो इसमें क्या होता है, सी परमाणु, Cn का सी परमाणु नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण करता है, और जिस कारण से एल्किल साइनाइड, या इतना लिख दो भले KCl एक आयनिक यौगिक है, इसलिए सी नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है, इसलिए एल्किल साइनाइड बनेगा। जबकि सिल्वर साइनाइड में AgCN, ये सिल्वर साइनाइड है, ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, और सहसंयोजक यौगिक होने के कारण इसमें N परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है या नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण करता है। इस कारण से एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं कि जो एल्किल आइसोसाइनाइड बना है, तो हमने कल साइनाइड के लिए पढ़ा था, तो आज इसके लिए भी पढ़ेंगे, जल अपघटन और अपचयन। किसका, एल्किल आइसोसाइनाइड का। अगर एल्किल आइसोसाइनाइड में हमने ले लिया CH3NC, कोई सा भी ले सकते हम, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब मेथिल आइसोसाइनाइड या RNC लिख दो, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखो जल अपघटन कराया जाता है, CH3NC प्लस H2O, और ये ध्यान रखना एल्किल आइसोसाइनाइड का आंशिक जल अपघटन नहीं होता है, और इसका होता है पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। तो यदि हम इसका पूर्ण जल अपघटन कराएं, ठीक है, तो पूर्ण जल अपघटन में अब ध्यान देना स्थिति क्या रहेगी कि जल अपघटन में हमने साइनाइड का कराया, तो उसमें भी क्या प्राप्त होता, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें भी वही प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। कैसे, अगर हमने लिख दिया CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, ये इससे जुड़ा है, और ये C रह गया, अपघटन हो गया दोनों का। अब C है, ये बदल जाएगा HCOOH में, तो क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे अगर यहां से देखें कि हमने दो तो इसमें जोड़ दिए ऑक्सीजन और दो जोड़ दिए हाइड्रोजन, ठीक है। N की संयोजकता अभी 1 है, अगर हमने इसमें यहां 2 लिख देते हैं तो क्या हो गया, 4H2O, तो 4H 1 2 और 2 यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया एमीन, जो मैंने कल आपको बताया था कि एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु है उससे यदि एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो वो कहलाती है प्राथमिक एमीन। तो देखो एमीन का नाम लिखते हो, इसको तो बोल देना मेथिल और इस एन को बोल देना एमीन, तो ये हो गया मेथिल एमीन। और मेथिल एमीन ये कौन सी है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका यदि हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन कॉमन रूप से, और क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल एक ही प्राप्त होगा, फॉर्मिक अम्ल, कोई दूसरा नहीं होगा। क्यों, यहां वाला ये कार्बन है, ये कार्बन ही क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, ठीक है। अब चलते हम अपचयन पर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, अपचयन हमें ये याद रखना हाइड्रोजन का योग करना है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन देने वाला यौगिक जो मैंने कल भी आपको बताया था, अगर हमने ये लिख दिया Na प्लस C2H5OH मेंडियस अभिक्रिया के लिए सोडियम धातु एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है। जो हाइड्रोजन ये देता है अभिक्रिया के अंदर, ये हाइड्रोजन क्या करता है, आइसोसाइनाइड में जुड़ेगा, और आइसोसाइनाइड में जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब देखो कि यदि हमने ये बंद है, पहले ये तोड़ दिया,
CH3 सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड लिख देता हूं एक बार, ये ट्रिपल बॉन्ड C है। अब क्या होगा कि हमने एक बॉन्ड ये तोड़ दिया, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? अगर हम देखें तो 3 है और कार्बन की 2 है, तो यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? CH2। ठीक है। अगर हम ये देखें कि भाई आंशिक अपचयन क्यों, तो ऐसा कोई यौगिक होता नहीं है, ये तो अस्थायी यौगिक है, तो फिर हमने उसमें और हाइड्रोजन जोड़े तो ये जोड़ दिया। तो अगर हमने यहां पर H जोड़ दिया और एक H यहां जोड़ दिया, तो कुल H कितने, हाइड्रोजन कितने जोड़ दिए? 4, तो हमने यहां लिख दिया 4H। ठीक है। ये जितने भी अपने को H चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, वो इसकी अभिक्रिया से प्राप्त होते रहेंगे। ये जैसे जैसे क्रिया करेंगे हाइड्रोजन है वो रिलीज करते जाएंगे, देते जाएंगे, और जैसे जैसे हाइड्रोजन देते जाएंगे यौगिक का क्या होगा, वो अगर ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता जाएगा। जब अपचयन हो जाएगा तो उसके बाद जो उत्पाद बनेगा उसको देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये CH3, ये CH3 और ये NH। तो अब कल जैसे मैंने बताया कि यदि NH2 हो एमीन में तो वो प्राथमिक है, यदि NH है वो द्वितीयक है, और यदि केवल N रहेगा वो एमीन रहेगी तृतीयक। तो हम देखते हैं इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हुई? 2 डिग्री एमीन हो गई। ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा ना, N को बोलिए आप एमीन और इसको लिख दीजिए एल्किल। अब एल्किल के अंदर ये है मेथिल, तो नाम क्या हो गया? मेथिल एमीन। ठीक है। और इसमें एक मेथिल और एक मेथिल, ये 2 हैं, तो ये नाम हो गया डाई मेथिल, और इसका नाम एमीन ही रहेगा, ये एमीन, तो डाइमेथिल एमीन आ गया। अगर यहां पर मान लीजिए आपको नामकरण में सीखना है, यहां पर भी अगर CH3 हो गया तो N परमाणु 3 एल्किल समूह से जुड़ा है, तब वो एमीन क्या कहलाती है? 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। अगर मान लो वो भी CH3 है तो क्या हो गया? 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, तीनों क्या हो गए? मेथिल समूह, तब नाम होता है ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है ना, तब वो हो जाएगा 3 डिग्री। अब एक कॉमन चीज है, एल्किल एमीन 1 डिग्री, डाई एल्किल एमीन 2 डिग्री, और ट्राई एल्किल एमीन 3 डिग्री एमीन होगी। ठीक है ना, तो एमीन के नाम हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हमने जल, और ये 13वें पाठ में हम और पढ़ेंगे। ठीक है। इसका क्वेश्चन का ध्यान रख लेना, कैसियन के साथ एल्किल साइनाइड बनता है क्योंकि कैसियन आयनिक है, और एजीसीएन के साथ में आइसोसाइनाइड बनता है क्योंकि एजीसीएन सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है ना, इस कारण से इन यौगिकों का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं तीसरी रिएक्शन। देखो, इन रिएक्शंस को आप जैसे बताया जाता है अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ठीक है ना, ताकि वापस इसका रिवीजन करते हो वीडियो देख करके तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब तीसरी रिएक्शन है, वो है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है। अब ये चीज है जो हमने पहले वाली रिएक्शन पढ़ी, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अब इसमें नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड RX प्लस K, पोटेशियम नाइट्राइट का सूत्र होता है K सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया इसका नाम पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, और ये क्रिया करके बनाता क्या है, इसमें क्या है आपको क्रिया विधि में ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कारण क्या रहेगा, एल्किल हैलाइड में जो हमने पढ़ा था C सिंगल बॉन्ड X है, X की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो X पर हेलोजन परमाणु पर पार्शियली
नेगेटिव चार्ज रहेगा, आंशिक ऋणावेश रहेगा, और कार्बन पर क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बंद ध्रुवीय प्रकृति, तो अब ये हेलोजन परमाणु हेलाइड एंड माइनस ऋणायन के रूप में निकल जाएगा, और ये यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस के रूप में, तो ये K प्लस और ये X माइनस, तो ये बनेगा क्या, बाद में अगर हम देखते हैं तो ये तो हो जाएगा ऋणायन और ये हो जाएगा धनायन, तो इसका ऋणायन इसके धनायन से क्रिया कर ली और इसका ऋणायन इसके धनायन से क्रिया कर ली, ये विपरीत आवेशित योग करते हैं, तो क्या बन गया RON डबल बॉन्ड O, इसको लिखते हैं हम एल्किल नाइट्राइट, ठीक है, प्लस KX। अब अगर हम R की जगह ये ले लिया C2H5Br, इसका नाम होता है एथिल, और Br को हम बोलते हैं ब्रोमाइड। एक कार्बन हो तो मेथिल, दो कार्बन हो एथिल, तीन हो तो प्रोपिल, N प्रोपिल लिख दो, चार हो तो N ब्यूटिल लिख दो, और हेलोजन का हैलाइड है तो ये Br से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। K आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो KONO, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, KNO2 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये पोटेशियम नाइट्राइड क्या बन जाएगा C2H5ONO, ऐसे ही लिखना, ठीक है, प्लस KBr, तो एल्किल है, R एल्किल है, दो कार्बन क्या हो गया, एथिल है, तो इसका नाम है एथिल नाइट्राइट, ठीक है, एक रिएक्शन तो ये होगी, तो इसे एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके एल्किल नाइट्राइट बनाती है। अब चौथी रिएक्शन रहेगी, इसी से संबंधित है वो, अब ठीक से देखना, ये रहेगी सिल्वर नाइट्राइट के साथ, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया तो क्या बनेगा वो देखना, एल्किल हैलाइड प्लस AgON डबल बॉन्ड O, ये इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। और इसकी क्रिया से अब जैसे हमने ये पढ़ा वैसे ये Ag और X हो जाएगा, तो RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस AgX, और अगर हमने ऐसे लिख दिया इसकी तरह ही, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। अब क्यों, दोनों एक जैसी हैं तो फिर लिखने में क्या फर्क पड़ा भाई, ये भी ये एक ही लिख देते कॉमन रूप से, लेकिन जैसे हमने पहले KCN और AgCN पढ़ा था ऐसे ही ये रिएक्शन है, यहां पर भी क्या है, AgNO2 है, वो है सहसंयोजक यौगिक, तो सहसंयोजक यौगिक है, तो इसका मतलब है कि जैसे इसमें ये बंध टूटा था अब इसमें ये नहीं टूटेगा, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन है उसका आक्रमण कार्बोकेटाइन पर नहीं होगा, जब ऑक्सीजन का नहीं होगा तो फिर बारी किसकी आती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो आक्रमण कर देगा, तो जुड़ेगा क्या, N जुड़ेगा, तो हम इसको चेंज करेंगे, क्यों, अगर ऐसा नहीं होता है कारण, अब ध्यान देना यहाँ पर, ये N जुड़ेगा तो हमने लिख दिया N का आक्रमण होगा, क्यों, ये बंध टूटेगा नहीं, सहसंयोजक है, अब आक्रमण किसका होगा, N का होगा, फिर मैं बताऊंगा भाई इस O का क्यों नहीं होता है, ठीक है, ये N का, N जुड़ेगा तो N से एक तो जुड़ा हुआ क्या है, डबल बॉन्ड O, और फिर ये क्या करेगा, इसके साथ और जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा O, N इलेक्ट्रॉन इसको देखिए इसके साथ जुड़ गया, इसका नाम हो गया नाइट्रो, ये NO2 इस तरह से लिखते हैं, नाइट्रो हो गया, ONO लिखते हैं नाइट्राइट हो गया, नाइट्रो
एल्केन। ठीक है, अगर यहाँ कार्बन 1 है तो नाइट्रोमेथेन, यहाँ कार्बन 2 है तो नाइट्रो एथेन, ये नाम लिख देंगे। अब चलते हैं, ध्यान देना। अब ऐसा लिखा जाता है KNO2 AgNO2, दोनों ही क्या है, नाइट्राइट। ये समझने के लिए भाई ध्यान देना, KNO2 और AgNO2। ठीक है, हम दोनों के अंदर इससे देखते हैं तो इससे K सिंगल बॉन्ड N, सॉरी O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और एक लिख दिया Ag O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। दोनों की स्ट्रक्चर एक समान रहेगी, क्यों, दोनों क्या है, नाइट्राइट है। एक ये जो लास्ट में जो नाम आते हैं ये जान लेना, ईट है। ठीक है ना, तो ईट है तो उसको NO2, ये रहेगा, संरचना ऐसी बनेगी। अब ध्यान देना यहाँ, ये आयनिक है ये, और ये है सहसंयोजक। अब ध्यान देना कि ये आयनिक क्यों है, कारण कि ये है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को दे देता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये धनायन बन जाएगा, ये ऋणायन। और इसमें ये बंध क्या होता है, धातु और ऑक्सीजन के बीच में, Ag और O के बीच में, वो बंद होता है सहसंयोजक। अब जब सहसंयोजक बंद है वो आसानी से नहीं टूटता है, जबकि आयनिक बंध क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। इसलिए आसानी से टूटने वाला बंध ये हो गया, क्यों, ये आयनिक बंध है, ये क्या है, सहसंयोजक बंध है। इसमें ये सहसंयोजक, ये सहसंयोजक, ये सहसंयोजक। अब फिर हम उसकी प्रबलता देखते हैं, कौन कौन से अधिक प्रबल है, तो हम ये ध्यान है कि ये भी सहसंयोजक बंध है, ये भी सहसंयोजक है, ये भी सहसंयोजक है। ये धातु है तो इसकी विद्युत ऋणता बहुत कम होगी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इनके बीच जो सहसंयोजक बंध बनता है वो बड़ा प्रबल होता है और उसमें तनाव भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये भी सहसंयोजक, ये भी सहसंयोजक, ये सहसंयोजक, इसमें सहसंयोजक गुण थोड़े कम होते हैं, लेकिन आयनिक बंध से ये सहसंयोजक बंध है वो प्रबल है, मजबूत है, तो ये बंध नहीं टूटेगा। ठीक है, अब ये बंध अगर नहीं टूटा, अब इलेक्ट्रॉन युग्म जो मैंने अभी कहा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो देने वाला नाइट्रोजन बनाया हमने यहां पर, किसको बनाया, नाइट्रोजन को बना दिया। जबकि ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये भी, इसके पास 1 लोन पेयर है और ये नहीं दे रहा है, ये सहसंयोजक बंध से ये टूट नहीं रहा है, हम ऐसा लिखते हैं। अब इसका एक कारण समझिए, जब कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, ध्यान देना नाम क्या है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु वही होते हैं जिनका आकार छोटा होता है, जैसे जैसे आकार घटेगा विद्युत ऋणता बढ़ेगी। जब आकार घटेगा, छोटा होता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन साथ में एक चीज ये भी है कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, ये लोन पेयर क्या होता है, किसी अगर यौगिक में हो तो गर्मियों में जैसे हम कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, ये उसकी तरह होते हैं लोन पेयर। गर्मियों में यदि हम कोट पहन लिया, टाई लगा ली, तो हमें ये लगता है कि अब इस गर्मियों से अपने को इस कोट और टाई से कब मुक्ति मिले, ये अगर हटा दें तो हम एकदम इजी हो जाएंगे। जबकि है हमारे, वो हटा दें या किसी को दे दें, लेकिन उनको देते ही अपने को क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, यही स्थिति इसके अंदर आ रही है। ऑक्सीजन का आकार भी छोटा है, नाइट्रोजन का भी छोटा, इस ऑक्सीजन का भी छोटा। जब तीनों का आकार छोटा, अब क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु है वो किसके बीच में, 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, कौन से, ऑक्सीजन, जिनके पास पहले से 2-2 लोन पेयर है। ठीक है, अब 2-2 लोन पेयर, बीच में आ गया नाइट्रोजन, इसके पास में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। हमने जो पढ़ा था कि यदि कोई यौगिक बनता है तो उसके अंदर परमाणु पर अगर लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो, तो एक प्रतिकर्षण का गुण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, समानावेशित है, तो
तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। अब लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। फिर उससे कम किसके बीच में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पर क्या है, एक लोन पेयर। ये इसको धकेलेगा उधर, ये इसको धकेलेगा, नाइट्रोजन कहां जाएगा, एक लोन पेयर, वो लोन पेयर क्या इससे बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे लोन पेयर को हमने ऐसे लिखते हैं, और ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर हमने बना दिया। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, किसको, नाइट्रोजन के। ये तो क्या करेगा, थोड़ा इधर मुड़ जाएगा प्रतिकर्षण को कम करने, ये भी थोड़ा इधर चला जाएगा। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब अगर ये ऊपर की ओर गया, अब अगर ये आक्रमण करेगा, मान लीजिए ये इस एटम पर इससे स्पर्श करेगा, ऐसे जाएगा, तो ये आकार है, ये लोन पेयर से दूरी बढ़ जाती है परमाणु से, जैसे ही जाएगा तो इसमें नाइट्रोजन वाला लोन पेयर ये ऊपर होने के कारण ये सबसे पहले इस कोई भी कार्बोकेटाइन या धनावेशित स्पीसीज है उसको आसानी से प्रदान कर सकता है, ठीक है। इसी कारण से इसमें ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन के द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण नहीं होता है। किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजन के द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। और जब नाइट्रोजन के द्वारा कार्बोकेटाइन पर आक्रमण होगा तो कार्बन से जुड़ेगा क्या, नाइट्रोजन जुड़ेगा, और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्राइट ने बनकर क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होता है, एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइट के साथ, देखो दोनों का सूत्र ये KNO2 AgNO2, संरचना सूत्र ऐसे लिखे जाते हैं। तो AgNO2 के साथ क्रिया होगी तो उसके अंदर नाइट्रोजन है, उस परमाणु द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण होने से नाइट्रो एल्केन बनता है, जबकि पोटेशियम नाइट्राइड में ऑक्सीजन परमाणु है, उसका नाभिक स्नेही आक्रमण होता है, इसलिए वो नाइट्राइट बनता है। नाइट्राइट का नाइट्राइट ही रह गया, और यहाँ से नाइट्राइट है तो इसमें O ने देकर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये नाइट्रो यौगिक बन गया। जैसे हमने CN और NC उसके आधार पर जैसे लिखे थे वैसे ये है, ठीक है। तो इसमें भी पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया करके एल्किल नाइट्राइट बनाता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है। कारण लिखिए, आपको ये लिखना है, पोटेशियम नाइट्राइट एक आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण करता है, ठीक है ना, इसलिए एल्किल नाइट्राइट बनता है। जबकि AgNO2 में N परमाणु नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण करता है, इसलिए नाइट्रो एल्केन बनता है, ठीक है ना। तो ये NO2 है, NO2 ये समूह नाइट्रो समूह है, तो नाइट्रो है, ये भी CN की तरह क्या हो गया, नाइट्राइट भी लिख सकते हैं, इसको नाइट्रो भी बोल सकते हैं, संरचना के आधार पर रहेगा, ठीक है नाइट्रो। तो NO2 है, वो भी क्या देगा, उभयदंतु लिगेंड हो गया, अर्थात उभयदंती नाभिक स्नेही हो गया। तो इसमें N भी जुड़ सकता है और O भी जुड़ सकता है, उसमें C और N, इसमें O और N, इन दोनों के द्वारा आक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। उसको ही उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं। ध्यान रखना, उभयदंती के अंदर अर्थ ये रहेगा, ऐसे नाभिक स्नेही जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले दो परमाणु या नाभिक स्नेही आक्रमण करने वाले दो परमाणु हों, लेकिन एक समय में दोनों में से यदि कोई एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तभी हम उसको कहेंगे उभयदंती। अगर वो दोनों दे रहे हैं एक साथ में तो वो उभयदंती नहीं होगा, फिर वो द्विदंती हो जाएगा, दो परमाणु हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन का ध्यान देना, और ये चीजें हैं आपको बताइए, ये इनको आगे अभिक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं,
अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड की 5वीं रिएक्शन। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में हम ये है जलीय NaOH पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ठीक है। अब एल्किल हैलाइड RX और ये लिख दिया हमने NaOH या आप KOH लिख सकते हो, इसके साथ अभिक्रिया होती है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो ये X और ये Na, ये ऋणायन के रूप में निकल जाएगा और ये Na धनायन के रूप में। तो फिर ये क्या बनेगा, जब ऋणायन है तो ये बनेगा धनायन और Na धनायन है तो OH क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ROH प्लस NaX, NaX। ऐसे यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित हो उनको हम एल्कोहल कहते हैं। क्या है, कार्बनिक यौगिक जिसमें OH हो वो एल्कोहल है। तो ये क्या बन गया, एल्किल एल्कोहल। ठीक है ना। तो इससे अभिक्रिया की लैंग्वेज क्या हुई है, एल्किल हैलाइड जलीय, इसको आप ऐसे लिख सकते हो AQ, ये जलीय हो गया। जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके एल्किल एल्कोहल या केवल लिख दो एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हमने ये रिएक्शन लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस Na KOH ले लेते हैं, यहाँ पर NaOH की जगह KOH, और ये जलीय ले लिया। ठीक है ना। ये जलीय लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पर है हम NaOH या KOH को किस में बोल रहे हैं, इसके आधार पर ये भिन्न भिन्न रिएक्शंस अभिक्रियाएं देता है अलग अलग। तो KOH है जलीय है, NaOH भी क्या जलीय है, तो ये एक समान अभिक्रियाएं देंगे और दोनों हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये KBr यहाँ से बन जाएगा एक। ठीक है, और प्लस KBr, यहाँ मैंने लिखा एल्किल, तो यहाँ एल्किल की जगह क्या है, एक कार्बन दो कार्बन, तो ये हो गया एथिल, और फिर मैंने क्या लिखा है, OH को एल्कोहल लिखा है, तो ये हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, एल्कोहल लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है। तो एल्किल हैलाइड जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम 5 रिएक्शन पढ़ी है। इसमें इस रिएक्शन का उपयोग, अब एक ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड की NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड से हमने बनाने की विधियों के अंतर्गत कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाए थे, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाए थे, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों अभिक्रिया संभव होती है। ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो 5 रिएक्शन है, कल हम इसके आगे रासायनिक गुण पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान देना, इन रिएक्शंस को आप बार बार अपनी नोट्स बुक में, रफ में इसको लिखते जाना। मुख्य चीज क्या होती है कि आपको ये यौगिकों के नाम हैं, इनको थोड़ी समझने में, लिखने में कठिनाई होती है, तो इनके नीचे नाम लिखते जरूर है। जैसे अगर ये हैलाइड के अंदर मैंने बताया एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन हो तो मेथिल, दो हो तो एथिल, और ये हेलोजन है तो हैलाइड, तो ये पूरा समूह है तो एल्किल, तो यहाँ क्या लिखा है एल्किल, दो कार्बन है तो एथिल, और हैलाइड की जगह ब्रोमाइड है तो ये एथिल ब्रोमाइड नाम हो गया। ये नाम जरूर सीखना है आपको, ताकि रिएक्शंस आप लिखते हो तो थोड़ी आपको याद रह जाए।
और आपको कभी भी इसकी लैंग्वेज है रिएक्शन की वो नहीं रखनी है। इन रिएक्शन लिखी गई है इसके आधार पर लिखनी है। जैसे ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा जलीय, तो एथिल ब्रोमाइड जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। बस ये रिएक्शन ऐसे लिखना, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी चीज़ हो, आप जो भी वीडियो देखते हो उसमें आप कमेंट्स जरूर लिखें। कोई समस्या हो तो उस समस्या के बारे में बताएं। धन्यवाद।